Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, तो जो आज का आपका क्वेश्चन पेपर है वो है आपका 6 फरवरी का। ठीक है, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उनकी ही सीरीज़ है। ठीक है, एक लास्ट पेपर आपका और बचा हुआ है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो ये आपका पोर्शन है वो है आपका CDP पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। देखिए, वाइल एट अ टाइम्स डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इंटरैक्ट इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज, yet which of the following domain of development explicitly discusses intellectual abilities such as प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो देखिए ये जो आपकी चीज़ें होती हैं ये कौन सी आपके डेवलपमेंट में होती हैं, तो ये होती हैं आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। किस में होती हैं आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम विच स्टेज टू विच स्टेज। देखिए जो विकास है वो आपका कहाँ से, मतलब किस से किस और बढ़ता है। तो देखिए जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो आपका कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ, हेड टू टो आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान कौन सी समाजीकरण का प्राथमिक कारण है और कौन सा जो है वो समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो देखिए जब आपका प्राथमिक कारक की बात होती है तो प्राथमिक कारक में आपका हमेशा क्या आता है, तो वो होती है आपकी फैमिली, आपका परिवार। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका कारक जो भी आपका फैमिली के साथ हो वही आपका ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, परिवार और विद्यालय। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो क्या उत्पन्न होता है। देखिए जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग, इफ अ स्कीमाज डज नॉट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग रिजल्ट देन विच टेक प्लेस। तो देखिए वहाँ पर क्या चीज़ आपकी होती है, अनुकरण होता है, असंतुलन होता है, कंजर्वेशन होता है, या फिर विकास का समीपस्थ क्षेत्र आपका होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिसइक्विलिब्रेशन। क्या हो जाएगा आपका, डिसइक्विलिब्रेशन। देखिए क्या हो रहा है कि जो स्कीमा है वो संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है। ठीक है, जब संतुष्ट परिणाम देता है तो वहाँ पर हो जाता है आपका संतुलन, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, तो हो जाएगा आपका असंतुलन, डिसइक्विलिब्रेशन। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। तो कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण है बच्चे के अंदर कब आता है, तो वो आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज में। कौन से स्टेज में आता है आपका, सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रमन के सम्मुख हेन्स की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेन्स को पैसे नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है। ठीक है, और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। तो वर्तमान में जो रमन है नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। देखिए वो क्या कह रहा है कि ये एक अपराध है। ठीक है, ऐसा उसको रमन को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो वो यहाँ पर कौन सी स्टेज में, तो वो है आपका लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। वो क्या कर रहे हैं, आपका लॉ एंड ऑर्डर को मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज में है बच्चा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर लेव वाइगोत्स्कीज आइडिया। देखिए लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन आपका सही है, समाजीकरण पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान देता है, बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, संकेत और मदद जो है वो अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है तो कल्चरल टूल जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत प्रमोट करती है। तो देखिए कौन सी जो विधि है आपकी वो अधिगम को प्रमोट करती है। तो देखिए निष्क्रिय अनुकरण, पैसिव नहीं होता आपका, क्या होता है यहाँ पर, निष्क्रिय नहीं होता, जबकि क्या होता है, एक्टिव। ठीक है, सक्रिय, सहभागी अधिगम या फिर व्याख्यान शिक्षण। देखिए
एक्सपोजिटरी या फिर उद्दीपन प्रक्रिया अनुकूलन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपसे पूछा है तो वहाँ पर क्या आती है आपकी कॉर्पोरेट लर्निंग, क्या आती है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। देखिए जो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो क्या एडवोकेट्स करती है। तो आपके क्या होंगे स्टैंडर्डाइज करिकुलम। देखिए स्टैंडर्डाइज जो मानकीकृत आपकी पाठ्यचर्या होती है उसको आपको प्रमोट नहीं करना है। यूज़ ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर इनकलकेटिंग एंटिटी बिलीफ ऑफ एबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो वो है इधर ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्या होगा कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो किस चीज़ की अनुशंसा करती है, तो वो करती है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि है वो क्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो होगा आपका राइट आंसर हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी के अनुसार, तो इसमें होता है कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए उसमें अभिकथन है आपका। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। जो रचनावादी सिद्धांत है वो आपका क्या करता है सहज सुगम बनाने के लिए मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। देखिए ये आपका बिल्कुल गलत है। जो भाषा विकास है विद्यालय के परिवेश में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपका सही है लेकिन आर क्या है आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं जबकि जो लड़कियां हैं वो नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन जो है वो क्या है आपके जेंडर स्टीरियोटाइप पर बल देते हैं। ठीक है, क्या है आपके जेंडर स्टीरियोटाइप जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए नहीं किया जाना चाहिए आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नहीं करेंगे उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, उन्हें बहुत तरीकों से जानकारियाँ पर काम करने के अवसर देकर, बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, या फिर उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण और पृथकीकरण करके। देखिए लेबलिंग आपको नहीं करनी है बच्चों की। ठीक है, उनका पृथक्करण नहीं करना है। तो यहाँ पर नहीं आपसे पूछ रहे हैं और नहीं आपका ऑप्शन है 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। देखिए जो असेसमेंट है, असेसमेंट का जो मुख्य कारण है वो आपका क्या होता है। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, भय पैदा नहीं करना है। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत या प्रमोट करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किस कौशल का संवर्धन करना चाहिए। ठीक है, तो कौन से कौशल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा अभिसारी चिंतन या फिर स्वचिंतन, प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण या फिर निष्क्रिय अनुकरण। देखिए तो दोनों आपके बिल्कुल गलत हो गए। अपसारी चिंतन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्वचिंतन ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए लो परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स इन स्कूल इंडिकेट्स दैट। देखिए विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। तो देखिए किस ओर संकेत करता है। विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना, बिल्कुल सही है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, या फिर विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाती, बिल्कुल गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो देखिए लो परफॉर्मेंस चिल्ड्रन जो होते हैं बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है, तो वो आपका होता है कि विद्यालय जो होता है वो सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए, विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? देखिए, विकलांगता जो आपकी डिसएबिलिटी होती है, ठीक है, उसमें कौन सा जो प्रतिमान है वो इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो देखिए यहाँ पर है आपका चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक और मानवीय अधिकार। तो देखिए, जो विकलांगता है वो व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच अंतःक्रियाओं को परिणाम होता है, तो वो होती है आपकी सामाजिक। कौन किस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो वो होता है आपका सोशल, सामाजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, श्रवण बाधित, सुनने में विकार है उसके, ठीक है। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का, देखिए व्याख्यान विधि का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें सुनने में परेशानी है। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग नहीं करना है। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हों। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ आपका सही हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करना कि जो मौखिक संप्रेषण है वो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरा हो। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? तो देखिए, उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। उनके सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, समस्या समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? देखिए, कौन से विद्यार्थी, इन वाले जो ADHD वाले आपके विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कौन सा जो है वो चुनौती प्रस्तुत करेगा? लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुँच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना, या फिर बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। देखिए, बहुत टाइम तक जो ADHD के अंदर डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, वो बच्चे काफ़ी लंबे टाइम तक एक साथ नहीं बैठ पाते। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सर्जन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर आपके दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, बिहेवियर कंडीशनिंग, पीयर कोलैबोरेशन, डिस्कवरी लर्निंग या फिर रेसिप्रोकल टीचिंग। तो देखिए यहाँ जो आपका आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा है जो नहीं देगा? ठीक है, तो देखिए पीयर कोलैबोरेशन आपका होता है, डिस्कवरी लर्निंग आपकी होती है, रेसिप्रोकल टीचिंग आपकी ज़रूरी होती है, लेकिन जो बिहेवियर कंडीशनिंग है, जो आपका व्यवहार अनुकूलन है, ये आपका यहाँ पर महत्व नहीं देता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स लर्न बेटर एंड इफेक्टिव बाय। तो देखिए, पैसिव इमिटेशन बिल्कुल गलत है। देखिए, पैसिव इमिटेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ये भी आपका गलत हो जाएगा। इंक्वायरी एंड डिस्कवरी या फिर रोट मेमोराइजेशन, देखिए रोट मेमोराइजेशन भी आपका गलत होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एमंग स्टूडेंट्स। देखिए, निम्न में से कौन सा जो है वो विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक होता है? तो देखिए कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ पर बाधक होती है? तो यहाँ जो आपका है वो हो जाएगा, देखिए, एनालॉजिकल थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इन मल्टीपल वेज या फिर फोकस ऑन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए जहाँ पर भी फिक्सनेस होगी आपकी, जब आप क्या कर रहे हैं, स्थिरता कर रहे हैं किसी चीज़ में, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर नहीं। ये पूछने के लिए कौन सा हिंड्रेंस होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? देखिए, ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं, तो वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई
चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का आपसे एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, क्या होता है एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, जो हम रिवॉर्ड्स वगैरह के लिए, अच्छा बनने के लिए करते हैं, तो वो होती है आपकी बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए इंट्रिंसिक होती हैं, आपकी समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम। देखिए लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए ये भी आपकी क्या होती है, इंट्रिंसिक होती है। लर्निंग टू विन अ कैश प्राइज, देखिए कैश प्राइज को जीतने के लिए, तो वो होगी आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा, तो देखिए कि किस प्रकार की भावना का विकास करेगा, जिज्ञासा का, असहायता का सीखा हुआ भाव, गर्व या फिर आशा। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका असहायता का सीखा हुआ भाव। देखिए बार बार असफलता का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा, जिज्ञासा का विकास तो करेगा नहीं, ठीक है, गर्व का नहीं करेगा, आशा का नहीं करेगा, क्या होगा, असहायता का सीखा हुआ भाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, उस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि किस युक्ति से बचना चाहोगे, ठीक है। तो बार बार निष्क्रिय रूप से उनको दोहराने के लिए कहना, इमिटेशन रट्टाफिकेशन करने के लिए कहना, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। देखिए व्यक्तिगत कारक यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो क्या करता है, आपके अधिगम को प्रभावित करता है, तो वो होता है आपका अनुवांशिकता। क्या होता है आपका, अनुवांशिकता। व्यक्तिगत कारक आपसे पूछ रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका अनुवांशिकता, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, लर्निंग इज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखिए जो अधिगम है वो किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, तो देखिए अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, या फिर विद्यार्थियों की ज़रूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे अनुदेशन। तो देखिए ये सब आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नकारात्मक आपसे पूछा जा रहा है तो वो है आपका निराशा की भावना, ठीक है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहीं पर आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसे ही मेरी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।